हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं ठीक तुम्हारे पीछे की कहानी का छठा भाग, जिसका शीर्षक है मुमताज़ भाई पतंग वाले। एक काश मैं आनंद को मना कर देता। कैसे बचपन की बेवकूफ़ियों पर मैं अचानक भावनाओं में बह गया। छुट्टियां बर्बाद हुई सो अलग। मुझे आश्चर्य हुआ तनु ने मुझे रोका नहीं। तनु को क्या पता कौन आनंद है, कौन मुमताज़ भाई है। मैंने बचपन के इन बचकाने दिनों का जिक्र उससे कभी नहीं किया, पर मुझे उसे सब बताना पड़ा क्योंकि जब आनंद का फ़ोन आया उसे तनु ने ही रिसीव किया था। विक्की है, आनंद ने पूछा था और तनु ने रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन काट दिया था। उसने फिर फ़ोन किया, विक्की है, तनु ने फिर काट दिया। जब तीसरी बार उसने फ़ोन किया तो तनु चिढ़ गई। उसने मुझसे पूछा, यह विक्की कौन है? यह आदमी बार बार फ़ोन कर रहा है। और मैं दंग रह गया। विक्की असल में विक्की और वैसे विवेक। मैं धीरे से रिसीवर की तरफ बढ़ा। तनु को लगा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ। उसने आनंद से कहा, लीजिए विक्की से बात करिए। मैंने फ़ोन लिया तो तनु अपनी हंसी दबाते हुए मेरी बगल में खड़ी हो गई। उसे लग रहा था कि अब वह रॉन्ग नंबर वाला खेल खेल रहे हैं। मैंने कहा, मैं विक्की बोल रहा हूँ। तनु कहने लगी, अरे वो विक्की है। मैंने उसकी तरफ देखा और वह चुप हो गई थी। आनंद ने कहा कि मुमताज़ भाई की हालत बहुत ख़राब है, पर अजीब बात है कि वह तुम्हारा नाम ले रहे थे। तुम अगर एक दिन के लिए आ जाओ तो तुम देख लो। वैसे आ जाते तो यहाँ सबको अच्छा लगता। फ़ोन काटने के बाद तनु ने सवालों की रेल लगा दी। मुझे बहुत कुछ याद नहीं था, पर मैंने जितना कुछ भी उसे बताया उसके बाद मैं खुद भावुक हो गया था। और मैंने उससे कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं एक बार वहाँ चला जाऊँ। तनु मेरी बात से तुरंत सहमत हो गई। वह अगले दिन ऑफिस गई। उसने बॉस से छुट्टी की बात कर ली, मेरा रिजर्वेशन करवा दिया। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। और अब मैं ट्रेन में अपनी भावनाओं में बह जाने पर पश्चाताप कर रहा हूँ। हर बार जब भी मैं ट्रेन में सफ़र करता हूँ तो कोई ना कोई बच्चा मेरे अगल बगल वाली बर्थ पर ज़रूर होता है। मुझे बच्चे अच्छे नहीं लगते, खासकर ट्रेनों में। वह रात भर सोने नहीं देते हैं। हर बार मैं बहुत गंदे बहाने बनाकर अपनी बर्थ बदल लेता हूँ। इस बार मैंने एक औरत से यह कहकर अपनी बर्थ बदली कि मुझे हर आधे घंटे में वॉशरूम जाना होता है। मेरी बीमारी है, इसलिए मुझे वॉशरूम के पास वाली बर्थ चाहिए। वह पहले नहीं मानी। फिर मुझे कहना पड़ा कि अगर मेरी दूरी वॉशरूम से ज़्यादा हुई तो मैं कभी कभी संभाल नहीं पाता हूँ। और वह डर गई और उसने वर्त बदल दी। जब मैं खाना खाने के बाद सोने की तैयारी में जुट गया तो देखा वह औरत बार बार मेरी तरफ देख रही है। उसे दिखाने के लिए मैं हर थोड़ी देर में उठकर वॉशरूम में चला जाता। वॉशरूम में जाकर मैं कुछ देर आईने के सामने खड़ा रहता और बाहर निकल आता। यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा। बमुश्किल वह सो गई और मैंने चैन की सांस ली। उस चैन की सांस लेते ही मुझे सच में वॉशरूम आने लगी। मैं वापस उठा, वॉशरूम गया। वॉशरूम करने के बाद मैं कुछ देर आईने के सामने यूं ही खड़ा रहा। मेरी कलमें सफ़ेद होने लगी हैं। मैंने अपने माथे के बालों को उठाकर देखा तो दो तीन सफ़ेद बाल वहीं नजर आ गए। मैं तुरंत बाथरूम से बाहर निकल आया। अपनी बर्थ पर लेटे हुए मैं खिड़की के बाहर देख रहा था। एक शहर अपनी पूरी रोशनी लिए मेरे सामने मानो भाग रहा था। कुछ ही देर में शहर खत्म हो गया। वापस अंधेरा। अब शीशे में मुझे अपनी शक्ल दिख रही थी। कौन सा शहर था वह? क्या मैं कभी उस शहर में गया हूँ? फिर मैं सोचने लगा कि अगर अपने घर में मैं इन सफ़ेद वालों को देखता तो तुरंत काट देता। मैं घर में क्यों नहीं हूँ? मैं खुद को कोसने लगा। कोसते कोसते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। 2 शक्कर की लाइन बहुत लंबी थी। मैं बहुत देर तक लाइन में दूर खड़ा रहा। मेरी निगाहें आसमान पर थीं, मुमताज़ की पतंग पर। यह राशन कार्ड से सामान लेने का समय मेरे पतंग उड़ाने का ही समय क्यों होता है? मैंने देखा, लाइन में खड़ा एक आदमी मुझे घूर घूर कर देखे जा रहा है। अरे यह तो सुधीर शास्त्री है, मेरे मामा। मैं तुरंत हंसता हुआ उनकी बगल में जाकर खड़ा हो गया। उनका कुर्ता पकड़कर उनसे कहा, मामा जी, आप शक्कर ले लेंगे? मेरे इतना कहने पर उन्होंने एक चपत मुझे जमा दी। मुंह में गुटखा होने की वजह से वह मुझे गाली नहीं दे पाए। गुस्से से पीछे लाइन में खड़े होने का इशारा किया। मैं झोला रगड़ता हुआ वापस लाइन में थोड़ा हटकर खड़ा हो गया। मुमताज़ भाई की पतंग। मैं वापस आसमान में था।
लाल तुर्रे वाली काली पतंग ऊंची आसमान में थमी खड़ी थी। मैं खिसक कर लाइन में खड़ा हो गया, जिससे मेरे मामा मुझे न देख सकें। तभी मुमताज़ की पतंग एक जंगी जहाज की तरह नीचे आई और अपने एक वहाव में 3 पतंगों को काटती हुई वापस ऊपर आसमान में वैसी की वैसी थम गई, मानो नीचे कुछ हुआ ही ना हो। तीनों कटी हुई पतंग मेरे सिर के ऊपर से चली जा रही थी। यह मेरे सब्र की ऐसी परीक्षा थी जिससे मेरी हार तय थी। मैंने एक बार अपने मामा को देखा, जिनका नंबर आने ही वाला था, और एक बार उन पतंगों को। मैंने एक गहरी सांस भीतर ली और मामा की ओर लपका, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते। मैंने अपना झोला और राशन कार्ड उनके हाथ में थमाया और पतंग की ओर भाग लिया। पीछे से मुझे मेरे मामा की आवाज़ सुनाई दी थी कि तेरी माँ को बोलूँगा, मैं यह झोला यहीं पटक के जा रहा हूँ, अभी रुक। एक पतंग गुप्ता जी के घर पर चली गई, दूसरी पतंग अवस्थी जी के बगीचे में। मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि जिन लोगों के घर पर बच्चे नहीं होते या जिन्हें पतंग उड़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, पतंग कटने के बाद हमेशा उन्हीं लोगों के घर पर क्यों जाती है। लेकिन तीसरी पतंग टाल की तरफ जा रही थी। मैं उस ओर भागा। साथ में कई लड़के उस ओर जा रहे थे। कुछ लोगों के हाथ में झाड़ झंकाड़ भी थे। वह पतंग नीचे आ रही थी, पर ऐन वक्त पर वह गोता खा गई और बगल की गली की तरफ मुड़ गई। सभी पतंग के पीछे भागे, पर अचानक मेरी निगाह उसके मांझे की ओर गई। मुमताज़ भाई ने पतंग को लंबे गोते के बाद काटा था, सो मांझा पतंग में काफ़ी था। सभी पतंग की ओर भागे, लेकिन मैं उल्टे मांझे की तरफ भागा। 2 लंबी छलांग लेनी पड़ी। पहली छलांग में मैं टाल के दूसरी तरफ था, पर दूसरी छलांग में मैं नाली में गिर गया, लेकिन मांझा मेरे हाथ में था। मैंने तेजी से मांझा खींचा। पतंग मेरे हाथ में आ चुकी थी। मैं नाली में खड़ा हंसने लगा, जोर जोर से। इस जीत का कोई गवाह नहीं था, सो मैं अकेले ही नाली में खड़े होकर चिल्ला पड़ा, मुमताज़ भाई, मैंने पतंग लूट ली, मुमताज़ भाई, याहू। कीचड़ में सना हुआ एक हाथ में पतंग लेकर मैं भागता हुआ तुरंत राशन की दुकान पर पहुंचा। वहां सन्नाटा था। मामा गायब। राशन की दुकान पर ताला लगा हुआ था। मैं ठंडा पड़ गया। आधा शरीर कीचड़ में सना हुआ है, एक हाथ पतंग में। मेरे सामने माँ का गुस्से से लाल पीला चेहरा घूमने लगा। पतंग मेरी जीत थी, सो उसे मैं छोड़ नहीं सकता था। मैंने बाहर के नल में खुद को थोड़ा साफ कर लिया और डरता हुआ घर पहुंचा। दरवाजे पर ही सिगरेट की खुशबू आ रही थी, मतलब अवस्थी जी घर पर आए हुए हैं। मैं चोरी से किचन में जाना चाह रहा था, पर मेरे घर में घुसते ही माँ ने देख लिया। अवस्थी जी सिगरेट के कष्ट लगाते हुए मुझ पर हंसने लगे। मैंने पतंग दरवाजे के पीछे छिपाने की असफल कोशिश की, फिर अवस्थी जी के पैर छुए। अवस्थी जी ने मुझे अपनी बगल में बिठा लिया। मैंने देखा कि माँ की बगल में शक्कर भरा हुआ बैग और राशन कार्ड रखा हुआ है। मैंने माँ की तरफ देखा। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। यह तूफान के पहले की शांति थी। दूर टीवी के पास बैठी मेरी बहन अपना होमवर्क कर रही थी। उसने मुझे इशारे से कहा कि बहुत पिटाई होने वाली है। मैं समझ गया कि पूरा घर अवस्थी जी के जाने का इंतज़ार कर रहा है। तभी अवस्थी जी कहने लगी कि यह बदबू कहाँ से आ रही है। मैं ठंडा पहले ही पड़ चुका था, अब मैं पीला पड़ा जा रहा था। यह ठंडा पड़ने के बाद की स्टेज है। इसके बाद आदमी लाल पड़ता है और फिर काम तमाम। माँ ने तुरंत मुझे अवस्थी जी के बगल से उठा दिया। मैं भागता हुआ किचन में चला गया। घर में छुपने की कोई और जगह नहीं थी। मैं भीतर बैठा बैठा अपनी सजा के बारे में सोचने लगा। तभी अवस्थी जी के दरवाजे पर पहुंचने की आवाज़ आई। अच्छा, आइएगा। यह वाक्य मेरे कानों में गूंजने लगा और फिर कुछ ही देर में मैं पीला पड़ जाने के बाद वाली स्टेज पर पहुंच गया। मैं पिट पिट के लाल पड़ चुका था। माँ जानती थी कि मारने का इस पर अब ज़्यादा असर नहीं होता है, सो उन्होंने मारने के बाद मेरे कपड़े उतारे और मुझे नंगा घर के बाहर खड़ा कर दिया। शर्म के मारे मैंने आंखें नहीं खोली। कौन मेरी बगल में रुका, किसने मुझे देखा, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस मुझे मेरे मामा सुधीर शास्त्री की आवाज़ आई, और उड़ाओ पतंग। कुछ देर बाद मेरी सिसकियों के बीच में दूसरी आवाज़ आई, मेरी बहन की। चलो, माँ ने अंदर बुलाया है। मैंने सिसकियों की आवाज़ को बनाए रखा, कपड़े पहने और होमवर्क करने बैठ गया। तभी माँ मेरी पतंग लेकर मेरे सामने आई और उन्होंने उस पतंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब मुझे असल में रोना आया। मैं बहुत रोया, बहुत। रोते रोते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन दोपहर में मैं सर्राफे में सब्जी लेने गया।
ठीक सब्जी बाजार के पीछे ही मुमताज़ की पतंग की दुकान थी। कल शाम की मार मेरे पूरे शरीर को याद थी, पर मुमताज़ भाई को अपनी जीत के बारे में विस्तार से बताने की इच्छा थी। एक पतंगबाज ही दूसरे पतंगबाज का दर्द समझ सकता है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए मैं सब्जी बाजार से होता हुआ सीधा मुमताज़ भाई की दुकान की तरफ चल दिया। रंगों का जमघट मुमताज़ भाई की दुकान थी। छोटा सा लकड़ी का टब था। उसकी एक तरफ साइकिल की दुकान और दूसरी तरफ आटा चक्की थी। उस सफ़ेद और काले के बीच में तितलियों सी मुमताज़ भाई की दुकान। मैं भागता हुआ मुमताज़ भाई की दुकान के बाहर रखे फट्टे पर बैठ गया। दोपहर में मुमताज़ भाई की दुकान पर कम भीड़ होती थी। शाम को तो मुमताज़ भाई की शक्ल देखना भी मुश्किल होता था। मुमताज़ भाई हमेशा सफ़ेद हाफ शर्ट और सफ़ेद पैंट पहनते थे। सुंदर पतली दाढ़ी, घने काले बाल और इन सब के ऊपर उनके मुंह में पान। मुझे देखते ही मुमताज़ भाई ने पान थूका। अरे को भाई, क्या ख्याल है? ख्याल दुरुस्त है मुमताज़ भाई। यह हमारा एक दूसरे को अभिवादन था। यह संवाद कभी भी नहीं बदला था। मेरी इच्छा थी कि मुमताज़ भाई को पिटाई वाली बात पहले बताऊं, क्योंकि एक पतंगबाज ही दूसरे पतंगबाज का दुख समझ सकता है। पर उनके चेहरे की मुस्कान को देखकर सोचा वह बात आखिर में बताऊंगा। मुमताज़ भाई, कल जो आपने गोते में 3 पतंग काटी थी, उसमें से एक पतंग मैंने लूटी। क्या बात कर रही हो? तो इस बार तू लेके नहीं आया पतंग? मुझे रास्ते में याद आया। तभी मुमताज़ ने कुछ कपड़ों के नीचे से एक हिचका, जिसमें मांझा लिपटा होता है, निकाला। मांझा सुर्ख लाल रंग का था। इसे छू के देख। देख। मैंने डरते डरते हाथ आगे बढ़ाया। देख के हाथ कट जाएगा। मांझे को छूने के बाद मेरा हाथ खुद ब खुद जेब में चला गया। एक पर्ची निकली जिसमें 3.5 रुपए रखे थे। पर्ची पर लिखा था 1 किलो आलू, आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, धनिया, मिर्ची, अदरक मुफ्त। मैंने वापस उस पर्ची को पैसे समेत जेब में डाल दिया। मुमताज़ भाई, पिछली बार आपने मांझा दिया था और कहा था कि ऊपर से रखकर ढील दे देना, बस दुश्मन का काम तमाम। मैं मांझे के लिए मना करना चाह रहा था, पर मुमताज़ भाई से सीधा मना करने की हिम्मत नहीं थी। वैसे भी यह मेरी पुरानी शिकायत भी थी। पर जैसे ही मैंने ऊपर से रखकर ढील दी, उसने नीचे से खींच दिया। मुमताज़ भाई तब तक लाल मांझे को अपने हाथों में लपेट रहे थे। मुझे डर लग रहा था कि कहीं यह मेरे लिए तो नहीं है। कौन सा मांझा था वह? वही कत्थई वाला, मैंने जवाब दिया। मुमताज़ भाई ने हाथों में मांझा लपेटना बंद कर दिया और ऊपर लटके हिचकों को बहुत देर तक देखते रहे। फिर कत्थई मांझे वाले हिचके को नीचे खींचा। यह वाला था ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। साला मियाँ, लूटते हैं यह बरेली वाले भी। इस मांझे की बड़ी शिकायत मिली है। अगली बार से मैं अगर यह मांझा दूं भी ना, तो तुम मत लेना। साफ मना कर देना। इसे मैं वापस बरेली भिजवाता हूँ। अपन हमेशा क्वालिटी की चीज़ ही लेते हैं। इस लाल मांझे को देख रिया है? इसे सिर्फ मैं ही इस्तेमाल करता हूँ, किसी को नहीं दिया मियाँ आज तक। यह छुपा कर रखता हूँ। आज पहली बार तुम्हें दे रिया हूँ, संभाल के। मुमताज़ भाई ने दिया है। यह किसी को बक मत देना, यहाँ भीड़ लग जाएगी। जब 50 पेंच काट दो तो मुमताज़ भाई को याद रखना, भूलना नहीं। यह लो 2 रुपए। पतंग भी निकाल के रखी है अपन ने तेरे वास्ते, स्पेशल है। बस ढील देते रहना, हवा से बातें करेगी। नहीं मुमताज़ भाई, पतंग है मेरे पास, बस मांझा काफ़ी होगा। पतंग कहाँ से आई? वह लड्डू चोर की दुकान से ले ली क्या मियाँ? क्या कह रहे हो मुमताज़ भाई? मैं तो लड्डू की दुकान की तरफ देखता तक नहीं। कल वाली लूटी हुई पतंग रखी है। मैंने जेब से 2 रुपए निकाल कर मुमताज़ भाई को दिए। मुमताज़ भाई ने सलीके से मांझा एक कागज़ में लपेटा और मेरी तरफ बढ़ा दिया। वैसे मियाँ, इस मांझे से वह लूटी हुई पतंग उड़ाओगे तो लोग हंसेंगे। मुमताज़ भाई, अभी पैसे नहीं है पतंग के। और मैं चुप हो गया। पतंगबाजी के बीच में पैसे की बात करना मुझे गुनाह लगता है, और वह भी मुमताज़ जैसे पतंगबाज के सामने। पैसे कौन मांग रहा है मियाँ? पैसे जब हों तब दे देना, अभी तो उस मांझे की इज्जत रखो। मुमताज़ भाई ने वह पतंग दे दी। मेरी समझ में यह एक उभरते हुए पतंगबाज की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। क्यों मैंने पैसे की बात भी निकाली मुमताज़ भाई के सामने। मैं पछताया सा मुमताज़ भाई से विदा ले वहाँ से निकला। जैसे ही सब्जी बाजार में घुसा, मुझे जेब में रखी पर्ची याद आ गई। बस 1.5 रुपए बचे थे। मैंने 1.5 रुपए के लिए आलू और अपने पक्के दोस्त आनंद के घर भागा। आनंद घर पर नहीं मिला। अगर माँ ने पतंग देख ली तो इस धरती पर यह मेरा आखिरी दिन होगा।
सोचा पतंग फाड़ देता हूँ और मांझा घर में घुसते ही किताबों के पीछे छिपा दूंगा। मैंने आलू से भरा झोला नीचे रखा, मांझे को जेब में और अपने दोनों हाथों से पतंग को अपनी आंखों के सामने लाया। पतंग खूबसूरत हरे रंग की थी, ठीक बीचों बीच सफ़ेद अर्धचंद्र था। कैसे फाड़ दूं? मैंने घुरघुर आवाज निकालते हुए अपने दोनों हाथों की पूरी ताकत लगा दी। कुछ नहीं हुआ। मेरे हाथ कांपने लगे। मुमताज़ भाई की दी हुई पतंग मैं कैसे फाड़ सकता हूँ? मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर जोर लगाया, पर पतंग वैसी की वैसी मुस्कुराते हुए मेरे सामने थी। मैं रोने लगा। सोचा मुमताज़ भाई के पास जाऊं और उनसे कह दूं कि मैं एक सच्चा पतंगबाज नहीं हो सकता, आप किसी और से दोस्ती कर लें। मैं पतंग लेकर गली में ही बैठ गया और मुमताज़ भाई का नाम ले लेकर भवक भवक कर रोने लगा। 7वीं की परीक्षा सिर पर थी। माँ मेरे पतंग उड़ाने के टाइम को खा जाना चाहती थी। माएँ कितनी चालाक होती हैं। अब हर शाम मुझे ट्यूशन जाना पड़ता था, वह भी अंग्रेज़ी की। चौहान सर, जो अंग्रेज़ी की ट्यूशन पढ़ाते थे, उन्होंने लगता था 200 मीटर के इलाके में उनके अलावा कोई और अंग्रेज़ी का आ भी नहीं जानता है। शायद वह सही भी हूँ, क्योंकि मैंने आज तक अपने 200 मीटर के मोहल्ले में किसी को भी अंग्रेज़ी का आ बोलते हुए नहीं सुना। वह हर शाम अपने आंगन में ट्यूशन लेते थे। उनके हाथ और ज़बान एक साथ चलते थे। मेरी जान हलक में आ जाती जब मैं कोई भी कटी हुई पतंग को सामने से जाते हुए देखता। पिछली खाई हुई मारों का इतना डर भीतर भरा हुआ था कि मुझे लगने लगा अगर मैं पतंग शब्द भी अपने मुंह से निकालूंगा तो मेरी माँ कहीं से भी प्रकट हो जाएगी और मुझे मारना शुरू कर देगी। यूं भी चौहान सर के कारण मेरे कान अपना असली रंग छोड़ चुके थे। वे मुमताज़ भाई के मांझे के लाल रंग के समान हो गए थे, जिसे मैंने अभी तक अपनी किताबों की अलमीरा के पीछे छुपा के रखा था। ट्यूशन पढ़ते हुए मेरी निगाह आसमान और चौहान सर दोनों पर रहती थी। तभी आंगन की झाड़ियों के बीच से मुझे एक सफ़ेद चप्पल दिखाई दी, फिर सफ़ेद पैंट और सफ़ेद हाफ शर्ट। अरे ये तो मुमताज़ भाई हमारी गली से गुजर रहे हैं, मेरे मुंह से निकल पड़ा। आनंद ने मुझे एक चपत लगाई। मैं चुप हो गया। मैं खड़ा हुआ, चौहान सर को वॉशरूम जाने का इशारा किया और मुमताज़ भाई के पीछे भाग लिया। मुमताज़ भाई को मैंने पहली बार उनकी दुकान के बाहर यूं चलते हुए देखा था। कितने लंबे हैं मुमताज़ भाई। बहुत सी गलियों से होते हुए वह एक छोटे से हरे दरवाजे के सामने रुक गए। मैं पीछे छिपा हुआ था। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। एक छोटी बच्ची ने दरवाज़ा खोला। मुमताज़ भाई ने उसे गोद में उठा लिया। उनके घर का दरवाज़ा बहुत छोटा था। सिर झुकाकर वह अपने घर में घुसे। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैं वहीं खड़ा रहा। अंदर कुछ पतंगें दिखी। मैं उस दरवाजे के कुछ और पास पहुंच गया। एक औरत भीतर से आई, जिसने मुमताज़ भाई को पानी लाकर दिया। वह बच्ची भागकर अंदर गई और उसने एक कॉपी लाकर मुमताज़ भाई को दिखाई। मुमताज़ भाई ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे चूमने लगे। वह बच्ची मुमताज़ भाई को अपनी पेंटिंग की किताब दिखा रही थी। तभी उस बच्ची की आंखें मुझसे मिलीं। मैं निगाहें हटाना चाह रहा था, पर हटा नहीं पाया। वहाँ से जाना चाह रहा था, पर जा नहीं पाया। वह एकटक मुझे घूरती रही, मानो कुछ पूछ रही हो। तू कौन है? यह मुमताज़ भाई का परिवार था और मैं कोई नहीं था। नहीं नहीं, यह मुमताज़ भाई नहीं थे। पतंगबाजी एक झूठा खेल था और मैं हार चुका था। मेरे आंसू निकलते ही मुमताज़ भाई की बच्ची भागती हुई मेरी तरफ आई और उसने घर का दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मुझे सब कुछ इतना शर्मनाक लगने लगा कि मैं वहाँ से भाग लिया। भागता हुआ मैं सीधा अपने घर पर गया। अपनी अलमारी के पीछे छुपा कर रखे हुए लाल मांझे को निकाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुछ देर बाद आनंद मेरा बस्ता लेकर घर पर आया। बेटा, कल चौहान सर तेरे कान लाल नहीं हरे कर देंगे। यह कहते हुए उसने बस्ता मेरी तरफ फेंक दिया। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। क्या रे, आंटी ने मारा है क्या? मैं चुप था। मैं जाऊं क्या? इस बात पर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अबे क्या हो गया? यह कहते ही आनंद मेरी बगल में बैठ गया। मुमताज़ भाई का अपना घर है, उनकी एक बेटी है, बीबी है। यह कहते ही मैं फूट फूट कर रोने लगा। तो आनंद ने तो कहा और चुप हो गया। मैंने आनंद को आश्चर्य से देखा। क्या सच में वह यह सीधी सी बात नहीं समझा? तो मुमताज़ भाई झूठे हैं, पूरी तरह झूठे। आनंद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं चिल्लाने लगा। मुमताज़ भाई के बीवी बच्चे कैसे हो सकते हैं? वह एक पतंगबाज हैं, बड़े पतंगबाज। वह सुपरमैन है। उसके बाद मेरे मुंह से कुछ और नहीं निकल सका और मैंने अपना बैग उठाकर पूरी ताकत से आनंद के मुंह पर दे मारा।
7वीं की परीक्षा बिना पतंग, बिना मुमताज़ भाई और बिना आनंद की गुजर गई। छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। आसमान मुमताज़ भाई की पतंग की दुकान हो चुका था, पर मैं पतंग नहीं उड़ाता था। मैं आसमान का खेल छोड़कर ज़मीन के खेल पर आ चुका था। मैं कंचे खेलने लगा था। बाकी वक्त मैं घर के काम करता रहता। माँ बहुत खुश रहने लगी थी। सुधीर शास्त्री, मेरे मामा, मेरी बगल से निकलते हुए मेरी जेब में चॉकलेट रख देते थे। अवस्थी जी ने मुझे क्रिकेट का बैट गिफ्ट किया। मेरे पतंगबाजी छोड़ने के बाद यह पूरा गांव मुझसे खुश रहने लगा, पर बीच बीच में घोर बदले की भावना मेरे भीतर उठने लगती। मेरी इच्छा होती कि मुमताज़ भाई की आंखों के सामने लड्डू की दुकान से पतंग खरीदूं या लंगड़ डालकर मुमताज़ भाई की काली खूबसूरत पतंग को नीचे खींच उसे धूल चटा दूं, या देर रात एक बाल्टी पानी लेकर जाऊं और मुमताज़ भाई की पतंग की दुकान को भीतर बाहर हर जगह से गीली कर दूं। भगवान सब देखता है का डर माँ ने ठूस ठूस कर मेरे भीतर भर दिया था। सो चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। एक पतंगबाज पतंग उड़ाना बंद कर सकता है, पर उसके बारे में सोचना वह कभी भी बंद नहीं कर सकता। शाम होने पर मैं कंचे खेलता तो था, पर उससे मेरा मन कभी नहीं लग पाया। जब घर में कोई काम नहीं होता तो दिन भर मैं घर के भीतर वाले कमरे में ही बैठा रहता, क्योंकि बाहर वाला कमरा सड़क के एकदम किनारे पर था। कोई भी बच्चा भागता तो लगता कि वह पतंग के पीछे भाग रहा है। हर हंसी पतंग की हंसी लगती। बाहर खुसर फुसर की बातचीत जो भीतर साफ सुनाई देती। लगता कि सभी मुझे डरपोक पतंगबाज कह रहे हैं। एक दिन मैं अपनी गणित की किताब में अपना सिर घुसाए भीतर किचन में बैठा था। छुट्टियों में दिए गए होमवर्क को पूरा करने की असफल कोशिश। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। माँ अवस्थी जी के घर गई हुई थी। बहन बाहर के कमरे में पढ़ने का नाटक कर रही थी। उसने भागकर दरवाज़ा खोला। बहन की आवाज़ आई, भाई तुमसे कोई मिलने आया है। मैं बाहर गया तो देखा मुमताज़ भाई दरवाजे पर खड़े हैं। अरे को भाई, क्या ख्याल है? ख्याल दुरुस्त है मुमताज़ भाई, मैंने यह जवाब देना नहीं चाहता था। क्या मियाँ, अंदर आने को नहीं कहोगे? आओ मुमताज़ भाई आओ। मैंने देखा मुमताज़ भाई हमारे घर में सिर झुकाकर अंदर आए, जबकि दरवाज़ा उनके उछलने के बाद भी उनके सिर से नहीं टकराता। वह भीतर आकर सोफे पर बैठ गए। मैंने अपनी बहन को धक्का देकर किचन में ढकेल दिया। मैं खड़ा रहा। क्या मियाँ, पतंगबाजी का शौक काफूर हो गया? बहुत दिन से दिखाई नहीं दिए। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। इच्छा तो हुई कि कह दूं, मुमताज़ भाई आप गंदे हैं, आप गंदे हैं, गलत हैं, झूठे हैं। माँ ने मना किया हुआ है। यह आसान सा जवाब दिया। मुमताज़ भाई चुप हो गए। क्या मियाँ ने पुरानी दोस्ती और पतंगबाजी सब छोड़ दी क्या? मैं मुमताज़ भाई की तरफ आश्चर्य से देखता रहा। तभी मेरी बहन भीतर से पानी लेकर आई। मुमताज़ भाई पानी लेकर बाहर चले गए। उन्होंने पहले पान थूका, आधे पानी से कुल्ला किया और आधा पानी पी गए। लाल मांझे से कितनी पतंग काटे तुम? बताया ही नहीं भाई। वह लाला मांझिया गलती से पानी में गिर के खराब हो गया था। अरे मुझे बताया होता मियाँ। मैंने पतंगबाजी छोड़ दी है मुमताज़ भाई, अब मैं कंचे खेलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।